ज्यादा फ्रूटफुल होगी, जिनकी नेक्स्ट और कल आप कह सकते हैं कल परसों आपकी एसबीआई सीबीओ की इंटरव्यू है। अभी तक जो मेरे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं एसबीआई सीबीओ में, जिसकी शुरुआत 18 से हुई थी और भी चल रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपको बहुत मॉडिफाइड तरीके से आपके नाम के बाद यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट योर bank experience in detail. Then after your whatever educational qualification, this you can add, and then at last you can add your family members if they permit. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमूमन कि ये सीबीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिस इज वुड बी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई एसबीआई एंड व्हाई सीबीओ। अभी हम आते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस किस आपके कैटेगरी से पूछे जा रहे हैं। तो अकाउंट की कैटेगरी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिकली मैं अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे वेस्ट बंगाल से आए, कुछ क्वेश्चन आपके तमिलनाडु सर्कल से आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र सर्कल से आए हैं। तो अक्रॉस जो आपके इंडिया के सर्कल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए हैं, तो वहां पे एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दीज एरिया पर्टिकुलरली। तो एचयूएफ अकाउंट पूछा गया है, अकाउंट से कैटेगरी में एचयूएफ अकाउंट पूछा गया है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट पूछे गए हैं। एचयूएफ अकाउंट जो बेसिकली फैमिली मेंबर्स मतलब फैमिली कंसर्न बिजनेस के लिए ओपन किया था, करता हु इज द होल एंड सोल ऑफ द एचयूएफ अकाउंट। तो ये आपको जानना पड़ेगा एचयूएफ क्या है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, when फॉरेन में हम अकाउंट ओपन कर, इंडियन बैंक हैविंग अकाउंट इन फॉरेन बैंक, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो, एंड वाइस वर्सा दैट इज कॉल्ड वॉस्ट्रो। तो ये अकाउंट कैटेगरी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर पूछे गए हैं। एक तो ये भी पूछा गया कि रेपो और रिवर्स रेपो में अंतर क्या है, और एसएलआर और सीआरआर में अंतर क्या है, और साथ में ये भी पूछा गया है कि द सेक्शन ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर। तो आप ये जाने कि एसएलआर इज डिस्क्राइब्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 24। हाउएवर सीआरआर इज अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सीआरआर वो हमारा रिजर्व है जो एक बैंक, जो एक कमर्शियल बैंक मेंटेन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट एनी इंटरेस्ट। जो बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती है उस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, और जो बैंक खुद के पास अपने पास रिजर्व रखती है दैट इज कॉल्ड एसएलआर। तो इसका सेक्शन पूछा गया था, अंडर विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट दीज एसएलआर एंड सीआरआर इज डिफाइंड। पारी पासु चार्ज आपसे पूछा गया कि व्हाट इज पारी पासु चार्ज। तो देखिए, जब भी कोई कस्टोडियन फाइनेंस होता है, मतलब दो चार पांच बैंक मिलके किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, तो उनके जो मॉर्गेज मॉर्गेज की प्रॉपर्टी होते हैं उस पर इक्वल चार्ज आता है। दिस इक्वल चार्ज इज कॉल्ड पारी पासु चार्ज। तो ये लोन की कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देन आफ्टर एनपीए कैटेगराइजेशन पूछा गया, तो एनपीए हैविंग फोर कैटेगरी, दैट इज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड देन आफ्टर लॉस एसेट। तो ये एनपीए कैटेगराइजेशन आपको जानना पड़ेगा, कब स्टैंडर्ड कब सब स्टैंडर्ड, लॉस एसेट कब होता है आफ्टर ऑडिट, और राइट अप हम उसे कर देते हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा, एसएमए 1 2 आपको जानना पड़ेगा। डीआईसीसी के बारे में पूछा गया कि डीआईसीसी मैक्सिमम कितने रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देती है। तो आप जाने कि डीआईसीसी का एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हुआ है, वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है बैंकों को अगेंस्ट, अगर बैंक डिसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वही उसी कंडीशन में बैंक को मैक्सिमम अप टू 5 लाख पर अकाउंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन डीआईसीसी 1961। इसका एस्टैब्लिशमेंट 15 जुलाई 1978 को हुआ था। प्लीज क्रॉस वेरीफाई। उसके बाद नेपाल रेमिटेंस पूछा गया कि मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो दिस अमाउंट इज 2 लाख। अर्लियर दिस अमाउंट वाज 50,000, नाउ इट बिकम 2 लाख। तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे आपको नेपाल रेमिटेंस का आंसर देना पड़ेगा। दिस इज इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया कि इफ यू फाउंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सो एंड सो अकाउंट होल्डर इज एक्सपायर्ड, तो व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन, विदाउट वेटिंग एनी एप्लीकेशन, वी पुट स्टॉप ऑन द अकाउंट, और वी पुट बेसिकली डिसीज मार्क हम करते हैं सीआईएफ में, जो उसकी कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल है उसे हम डिसीज कैटेगराइज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी पेपर पब्लिकेशन या किसी एप्लीकेशन का हम वेट करेंगे, देन आफ्टर अगर वी रिसीव दिस सो एंड सो इंफॉर्मेशन कि ये डिसीज हो चुका है, तो हमें ये पहला काम करना है। उसके बाद नॉमिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स
तो बेसिकली उनके जानने का मतलब ये था कि नॉमिनी क्रिएशन, नॉमिनी कैंसिलेशन, नॉमिनी अमेंड के कंडीशन में कौन कौन से फॉर्म एज पर आरबीआई गाइडलाइन अवेलेबल हैं। तो इन केस ऑफ नॉमिनी क्रिएशन, जब हम नया नॉमिनी बनाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ D1 का फॉर्म हम लेते हैं। नॉमिनी जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें D2 फॉर्म लेना पड़ता है। और जब नॉमिनी अमेंड करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, तो उस कंडीशन में हमें नॉमिनी D3 फॉर्म लेना पड़ता है। दिस इज व्हाट आरबीआई गाइडलाइन इज एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांच अक्रॉस इंडिया। उसके बाद टीडीएस और 15GH के बारे में आपसे पूछा गया, तो आप जाने टीडीएस की जो अमाउंट है वो 30,000 है एक एनम में। वो अगर मोर देन 30,000 के इंटरेस्ट एक्रूड होते हैं तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। 15G इज बेसिकली फॉर द पर्सन हैविंग एज लेस देन 60 years एंड 15H इज फॉर द पर्सन हैविंग द एज मोर देन 60 ईयर। तो सीनियर सिटीजन में हम 15H ऑप्टेन करते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15G हम लेते हैं। दिस इज टू सेव टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसकी लिमिट एक फिनेंशियल ईयर में 30,000 है। मॉनिटरी पॉलिसी पूछा गया कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी तो क्या है तो चेक इन्फ्लेशन आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है, ये आपको जानना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट आते हैं, जिससे हम प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने की बात करते हैं। समटाइम्स बहुत बार आपने देखा कि इन रेट्स को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो पर्पस ये है कि अगर मार्केट में फंड का इन्फ्यूजन करना है तो हम इस रेट्स को कम करते हैं, और अगर फंड को हमें सक करना है मार्केट से तो हम इस रेट्स को बढ़ा देते हैं। तो दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू चेक इन्फ्लेशन। दिस मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली वर्क्स। गोल्ड लोन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो गोल्ड लोन आप जाने कि गोल्ड लेने के बाद एक मार्जिन रखने के बाद हम गोल्ड को प्लेस करके उसके अगेंस्ट हम कस्टमर को, जो भी बैंक की आपकी इंटरनल गाइडलाइन है उसके आधार पे हम 75% ऑफ द एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, हम गोल्ड फाइनेंस करते हैं। 80% वट एवर आपकी बैंक का डिटेल है वो आपको जान के चलना पड़ेगा। एसबीआई के बारे में पूछा गया है कि व्हाट यू नो अबाउट एसबीआई। तो उस कंडीशन में यू मस्ट नो स्टार्टिंग फ्रॉम बीबीएम, बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। देन आफ्टर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को एसबीआई के रूप में दिखा। देन आफ्टर एसबीआई वी आर हैविंग 7 एसोसिएट्स बैंक, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और सौराष्ट्र 2008-10 में रिस्पेक्टिवली मर्ज होने के बाद 5 बैंक आपके पास बच गई थी, और वो ये 5 एसोसिएट्स बैंक अलॉन्ग विद भारतीय महिला बैंक 2017 में एसबीआई के साथ मर्जर हो चुका है। एसबीआई के इतने ब्रांच हैं, इतने एटीएम्स हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, योनो ऐप है, दैट इज यू ओनली नीड वन। these vision, mission and value, these figure you must know about SBI। उसके बाद फिर कुछ इंजीनियर स्टूडेंट से चैट जीपीटी पूछा गया कि क्या है ये चैट जीपीटी। तो ये एक चैट बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है, जो आपको जानना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसे, कोई भी आंसर आपको चाहिए तो यू कैन टाइप एंड इंस्टेंटली आपके पास वो जो रिजल्ट है वो आपको दिखता है। आपके स्टेट और सिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये मेरे से बेहतर आप खुद ही जान सकते हैं कि क्या आपके स्टेट या सिटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कौन है वहाँ के एमएलए और एमपी, ये भी आपको जाना गया है। व्हाई योर सिटी इज फेमस फॉर, है ना, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एसबीआई इन योर सिटी, तो ये आप जान के रखें। तो ये ओवरऑल मैंने क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इसको मर्ज करके मैंने आपको एक जो आप कह सकते हैं एक पृष्ठभूमि दे दी है, इस पे आप काम करें। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं शेयर करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई सीबीओ। थैंक यू सो मच।